स्वागत आपका। मैं हूं योगेंद्र। आप देख रहे हैं सत्ता का महासमर और आपके फैसले की घड़ियां आपके नजदीक आ रही हैं। लेकिन बात एग्जिट पोल की, हमने ज्योतिष पोल किया। ज्योतिष पोल में साफ कहना था कि बीजेपी राजस्थान में वापसी कर रही है, लेकिन और जगह पे बीजेपी की जो शनि की 7.5 डैया लगी हुई है उसका असर आ सकता है। खैर, लेकिन अब हमारे साथ में सबसे बड़ी बात है कि हम स्क्रीन पे एग्जिट पोल भी देख रहे हैं। एग्जिट पोल राजस्थान में सरकार बना रहे हैं, लेकिन क्या राजनीतिक दल इन एग्जिट पोल पे भरोसा करते हैं? और भरोसा करते हैं तो क्या अपने अनुकूल, या फिर 3 तारीख का इंतजार सभी को करना होगा? तब तक हमें सब्र करना चाहिए, इन पे बहुत ज्यादा यकीन नहीं करना चाहिए। क्या कहना है इनका? विष्णु कुलवाल साहब हमारे साथ बीएसपी से जुड़े हुए हैं, अजय कछावा जी हमारे साथ में कांग्रेस से हैं, और आरपी विजय साहब भाजपा से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। मैं विजय साहब आपके पास आना चाहूंगा। एग्जिट पोल को लेकर के आपका क्या मानना है? देखो योगेंद्र जी, एग्जिट पोल एक अनुमान है, ये एग्जैक्ट नहीं हो सकता। और आपने भी देखा होगा कई बार एग्जिट पोल बहुत अच्छे भी गए, कई बार बहुत खराब भी गए हैं। 2004 की आप बात करेंगे, भारतीय जनता पार्टी की ये एग्जिट पोल शासन बना रहे थे, बट उस समय कांग्रेस का शासन आया था। 2014 में तो एक तरफा था, उस समय सबने कहा था। तो कई जगह ये सही भी रहे हैं, कई जगह गलत भी हुए हैं। तो ये एक अनुमान है और एक सैंपल साइज बहुत छोटा होता है, जिसके ऊपर बहुत बड़ा विश्वास नहीं किया जा सकता। बट एक मोटा मोटा अनुमान लगाया जाता है, उसको कुछ लोग पॉजिटिव लेते हैं, कुछ नेगेटिव लेते हैं, जिसके पक्ष में आएगा। यूं कह सकते हैं कि काउंटिंग से और ये जो बीच का गैप होता है, इसमें एक थोड़ा सा उत्साहवर्धन के लिए, क्योंकि हर कोई पसोपेश में होता है कि होगा क्या, तो उसके लिए ठीक माना जा सकता है। बिल्कुल बिल्कुल। बेसिकली क्या है कि ये है भी यही वही बेसिकली क्या है, इसमें जो सैंपल साइज है बहुत ही छोटा होता है और ये रिप्रेजेंट नहीं करता, जितनी भी कॉन्स्टिट्यूएंसी होती है उनको रिप्रेजेंट नहीं करता। तो मेरे को नहीं लगता, बट ये है कि एक आधार मिलता है कि ओवरऑल पब्लिक क्या सोच रही है, क्या कर रही है। बट अल्टीमेटली रिजल्ट जो 3 दिसंबर को आने वाले हैं वही मान्य होंगे और उन्हीं को सबको मानना चाहिए। अजय कछावा साहब हमारे साथ कांग्रेस से हैं। और अजय जी, क्या लगता है आपको, एग्जिट पोल पे आप यकीन करते हैं या फिर हर दल अपने हिसाब से एग्जिट पोल को एक आधार बनाता है बयानबाजी के लिए, और फिर एग्जिट पोल कई बार औंधे मुंह भी गिरते हैं? लेकिन आपका क्या भरोसा, क्या आपका इस पर? देखिए योगेंद्र जी, एग्जिट पोल की विश्वसनीयता पे जो सबसे बड़ा प्रश्न चिन्ह है कि आप ये देखिए कि पिछली दिल्ली का एग्जिट पोल क्या बता रहा था और रिजल्ट क्या आया। आप पश्चिम बंगाल का एग्जिट पोल क्या रिजल्ट बता रहा था और क्या रिजल्ट आया। आप ये देखिए कि कर्नाटक में, इवन पिछली बार राजस्थान में, पिछली बार एमपी में, जिस तरह से एग्जिट पोल की विश्वसनीयता की बात है, मुझे लगता है योगेंद्र जी कि इस देश में एक फेक न्यूज, अधूरी सूचनाएं और प्रेस के ऊपर प्रतिबंध जैसा माहौल बनाया गया है। आप ये देखिए, मुझे ऐसा लगता है एग्जिट पोल देखिए, आज की तारीख में जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी राज कर रही है, जिस तरह से वो शासन चला रही है, वो ये चला रही है कि जो एग्जिट पोल उसके पक्ष की बात करता है उसको वो लाभान्वित किया जाता है। उन प्रेस साथियों को आप ये देखिए कि स्वतंत्र प्रेस मीडिया के बारे में, अगर स्वतंत्रता, प्रेस मीडिया की स्वतंत्रता के बारे में अगर आप देखोगे तो हिंदुस्तान का नंबर 180 में से 161वां हो चुका है। प्रेस की स्वतंत्रता दिन ब दिन इस राज्य में कम होती गई है। आप ये देखिए, और उसी का एक परिणाम है कि एग्जिट पोल भी पार्टी को समर्पित लगे जा रहे हैं। यहां एक मेरा सवाल होगा आपसे कि एग्जिट पोल का अब किसी पोल पे असर नहीं हो सकता, क्योंकि पोलिंग हो चुकी है सब जगह पे। तो अगर कोई प्रेशर भी कोई गवर्नमेंट डालती है, या फिर कोई भी मीडिया हाउस या जो एजेंसीज हैं, अगर उससे प्रभावित होकर के अपना रिजल्ट भी दे रही हैं वो एग्जिट पोल के माध्यम से, तो मैं समझ नहीं पा रहा कि उसका असर क्या होगा। क्योंकि अब उसका कोई असर तो बच नहीं पा रहा है, कि जिसकी वजह से कहा जा सकता है कि सरकार बदल भी जाएगी और इससे सरकार आ भी सकती है। देखिए योगेंद्र जी, जिस तरह की शासन चल रहा है, जिस तरह की व्यवस्था चल रखी है, आप ये देखिए चापलूसी की हद पार हो चुकी है। आपका बिल्कुल कहना ठीक बात है
कि एग्जिट पोल के 3 दिन बाद परिणाम आ जाने हैं, इससे कोई फर्क नहीं पड़ रहा। लेकिन मतलब आप ये देखिए कि चापलूसी की एक हद हो चुकी है, हद सब कुछ पार हो चुकी है। और ये बिल्कुल जो एग्जिट पोल है एकदम मैनिपुलेटेड है, एकदम माहौल बनाने के लिए है। लेकिन आप ये देखिए 3 तारीख को जो रिजल्ट होंगे वो इससे बिल्कुल विपरीत होंगे। जी चलिए, कुलवाल साहब के पास में जाना चाहूंगा। लंबा एक्सपीरियंस है कुलवाल साहब आपका, एग्जिट पोल का जब से उद्गम हुआ होगा तब से आप देख रहे हैं, कितना भरोसा करते हैं आप एग्जिट पोल पे? देखिए योगेंद्र जी, एग्जिट पोल अब ऐसे समझ में आता है कि पहले जो एग्जिट पोल आते थे और आज जो एग्जिट पोल आ रहे हैं इनमें बहुत बड़ा डिफरेंस है। पहले न्यूज़ चैनल्स के पास, उनके पास अपने एंकर होते थे, वो जगह जगह जाके उसकी इंक्वायरी करते थे। उसके बाद वो और भी कुछ उनके पास सोर्स होते थे, उसके लेवल पे होते थे। मगर आज वो टीवी चैनल के जो एंकर तो इनके पास है नहीं, इनके मालिक सिर्फ टीवी चैनल को चला रहे हैं। तो ये वहीं बैठ के एक दूसरे की नकल कर रहे हैं और उसके आधार पे बना के दे देते हैं। देखिए इनकी एग्जिट पोल से कुछ होने वाला तो है नहीं, ये इनको तो कोई फैसला करना नहीं है, करना जो जनता ने कर दिया। और 3 तारीख को जब जनता की कोई फैसला जो आएगा उसको सब पार्टियां उसको स्वीकार करेगी और शहर स्वीकार करेगी। मगर एग्जिट पोल पे आज की तारीख में अब विश्वसनीयता नहीं बची, क्योंकि जो अब ये पूंजीपतियों के एग्जिट पोल हो गए हैं। ये जितने टीवी चैनल्स के मालिक देखेंगे आप, 2, 4, 5 को छोड़ दीजिए आप, मगर जो आज देश के जो पूंजीपति हैं वही इस चैनलों के मालिक हैं, क्योंकि उनको अपना व्यापार चलाना है। तो वह कुछ भी दिखा रहे हैं उससे कोई फर्क पड़ने वाला तो नहीं है। मगर जनता, एक जो आम आदमी है उससे वो बेचारा सट्टा लगाएगा, कुछ हार जाएगा, कुछ मर जाएगा। एग्जिट पोल नाम की चीज चुनाव से पहले, अब चुनाव जब आने वाले रिजल्ट है 3 तारीख को, तो जरूरत क्या एग्जिट पोल दिखाने की? और भारतवर्ष में 3 न्यूज़ें हैं, उनको दिखा दो आप। एग्जिट पोल अपने आप में एक धोखा है और जनता को गुमराह करने वाला है। तो आप यकीन नहीं दिल्ली करते से लेके कलकत्ता से लेके सब जगह तक एग्जिट पोल फेल हुए हैं। मैंने कहा ना, इनके पास एंकर नहीं है, ये एक दूसरे की टीवी को खोल के देखते हैं और उसके अंदर को 2-4 कुछ आगे पीछे करके बता देते हैं। अगर एंकर लेवल पे हो ना ये, तो एग्जिट पोल पहले आते थे वो एकदम सही आते थे, करीबन उस जगह से पहुंच जाते थे। आज तो किसी का, अच्छा क्या करेंगे अगर ये 122 बता रहे हैं, किसी को 130 बता रहे हैं, या किसी को 199 बता देंगे, उससे क्या हो जाएगा? 3 तारीख को रिजल्ट आएगा, जनता उस पर विश्वास करती है। चलिए, खारिज कर रहे हैं कुलवाल साहब कि एग्जिट पोल पे वो यकीन नहीं करते हैं क्योंकि इसकी विश्वसनीयता रही नहीं है। कई बार ऐसे अवसर पड़े हैं कि एग्जिट पोल भी फेल हो गए हैं। खैर, विजय साहब आपके पास में आना चाहूँगा। ऐसा तो नहीं है कि राजनीतिक दल अगर आपके पक्ष में आते हैं तो उन्हें अप्रिशिएट करते हैं कि ये तो जनता का रुझान है, बिल्कुल साफ है, रिजल्ट भी यही आएंगे। लेकिन जैसे ही लगता है कि आपके खिलाफ जा रहे हैं तो एक बात ये निकल करके आती है कि नहीं, मैं यकीन नहीं करता इस पे। देखो योगेंद्र जी, हम किसी चीज़ को अमान्य नहीं कर जी। रहे, एक प्रोसेस के थ्रू आप लोग एग्जिट पोल करते हो। मैं नहीं कह रहा, भी अजय कच्चावा जी भी कह रहे थे, हमारे कुलवाल साहब भी कह रहे थे कि भाई ये एक ढकोसला है, बाकी कुछ भी नहीं है, एक दूसरे की नकल करते हैं। ऐसा नहीं है, ये तो मैं मानता हूँ कि कुछ तो मेहनत करते ही हैं, मेहनत करके सारा काम करते हैं। हाँ, बट एक सैंपल साइज छोटा होता है, उस पर विश्वास नहीं किया जा सकता, ये तो मैं भी मानता हूँ। बट टोटली गलत है ये मैं नहीं मानता। और ये कह रहे पूंजीपतियों के पास चला गया, तो ये तो शुरू से ही एक्चुअली पैसे वालों के पास रही है आज तक पत्रकारिता जो रही है। अगर पत्रकार स्वतंत्र है तो वो तो आज भी है, उनके भी ये चैनल चल रहे हैं, चाहे वो आपके यूट्यूब पे चल रहे हों या और दूसरे चैनलों पे चल रहे हो, पर चल रहे हैं। तो आप पत्रकारिता को दबा नहीं सकता, कोई आदमी खरीद नहीं सकता पत्रकारों को, ऐसा कुछ भी नहीं है। हाँ, आप ये कह सकते हो कि भाई कोई किसी के प्रेशर में आकर के, तो वो प्रेशर किसका होगा? मालिक का ही होगा ना, तो वो किसी पॉलिटिकल पार्टी से रिलेटेड तो है नहीं। तो ये तो इनका कहना गलत है। अजय कच्चावा जी तो इस तरीके से बात करते हैं जैसे कोई अब चुनाव अब होने वाले हैं और बाकी की चीज़ों को हम किसी को ये कह सकते हैं कि भाई इससे कोई चेंजेज आ जाएगा। ऐसा कोई चेंजेज अब नहीं आने वाला है, ये एक ओपिनियन पोल है। चलिए, लेकिन अभी कुछ चैनल्स को मैं देख रहा हूं, राजस्थान की बात अगर हम कर लेते हैं तो राजस्थान में बीजेपी की सरकार बना रहे हैं, लेकिन सीट आपका क्या मानना है कि एग्जिट पोल में सीट 120 के आसपास, 105 से 120 तक सीट दे रहे हैं? देखो योगेंद्र जी, हमारा जो इंटरनल हम सर्वे जो हमारा है, एक तरीके सर्वे नहीं है, मतलब हमारी जो हमने जो फीडबैक लिया है उसके हिसाब से हमारे पास 140 के आसपास की सीटें आ रही है, 2/3 मेजोरिटी के आसपास आ रही है। तो अब ये प्लस माइनस हो सकता है ये, क्योंकि फीडबैक होता है, फीडबैक भी जैसे आपका ये होता है एग्जिट पोल वैसे होता है। हम सब हमारे जो कैंडिडेट्स हैं उन सबसे फीडबैक लेते हैं और हमारे जो कार्यकर्ता हैं उनसे फीडबैक लेते हैं।
हमारे स्टेट यूनिट से लेते हैं, डिस्ट्रिक्ट यूनिट से लेते हैं, सबसे लेते हैं, उस तरीके से ये खाका बनता है और पूरा उस तरीके से हमारे पास तो जो आ चलिए रहा है। ये आरपी विजय साहब वो बीजेपी का राजस्थान का एग्जिट पोल बता रहे हैं एक तरह से, जो कार्यकर्ताओं के माध्यम से आई है जानकारी, वहां के जो सीनियर लीडर्स हैं, कैंडिडेट्स हैं, उनके माध्यम से ये जानकारी मिल रही है। मैं अजय कछावा जी के पास में जाना चाहूंगा। कांग्रेस ने कुछ एग्जिट पोल तैयार किया है कि हाँ इतनी सीट पे हम दाव मार रहे हैं और हमारा ये आधार है, जैसे इन्होंने बताया कि कार्यकर्ताओं के आधार पे हमने जानकारी जुटाई है, दूसरे जो रिसोर्सेज हैं उनके आधार से, तो ऐसा कुछ आपकी भी एक्सरसाइज होगी? देखिए योगेंद्र जी, कांग्रेस का जो चुनाव पोलिंग के बाद जो एक्सरसाइज रही है उसके हिसाब से कांग्रेस 110 सीटों पे सरकार आ रही है, क्लियर कट सरकार बना रही है, क्योंकि जनता के बीच जो सरकार ने जो काम किए हैं, सरकार का जो डिलीवरी थी और जनता की जो वोट में तब्दीली हुई है, उस हिसाब से रेस्पॉन्स जनता का अच्छा है, पॉजिटिव है, कहीं भी ध्रुवीकरण वाली बात नहीं रही, हर जगह एंटी कंपेंसिंग वाला माहौल नहीं था, सरकार के पक्ष की बात थी कि सरकार के काम की सराहना की जा रही थी। आप ये देखिए कि बीजेपी ने पिछले 4-5 चुनाव से भाई 4 महीने पहले एक्टिव हुए थे, इन्होंने रैलियां करने का प्रयास किया। आप ये देखिए उन रैलियों में जनता कनेक्ट इनसे नहीं हो पाई, तो वोट तो कहां मिलने वाली बात है, क्योंकि मुझे लगता है कि राजस्थान की जनता राजस्थान सरकार से संतुष्ट थी और विशेषकर महिला और किसान वर्ग कांग्रेस को लेकर पॉजिटिव है। और मुझे लगता है कि ओपीएस जो मामला है, कर्मचारियों वाला जो मुद्दा है, उस मुद्दे को लेकर कर्मचारी विशेष सतर्क थे। कर्मचारियों का जो साइलेंट वोट है वो कांग्रेस के पक्ष में है और मुझे लगता है कांग्रेस की सरकार बनेगी, क्योंकि एक सरकार में एक गृह लक्ष्मी जो योजना थी अशोक गहलोत जी की, जिसमें कहा था 10,000 हम एक मुश्त महिला के खाते में डालेंगे, वो बहुत इफेक्टिव थी। महिलाओं के बीच मैंने बात होते हुए देखा, मैंने योगेंद्र जी ऐसे आरएसएस के लोगों को भी बात करते हुए देखा है कि मेरे घर में 100 यूनिट फ्री आ रही है, मेरे घर में 500 का सिलेंडर आ रहा है, मैं इस बार अशोक गहलोत को सर वोट दूंगा। तो माहौल कांग्रेस के पक्ष में है। ओवरऑल एग्जिट पोल भी बिल्कुल आरएसएस की शाखा में जाने वाले व्यक्ति ने उसने कहा हम आरएसएस के लोग हैं, हम हमारे एक दीन ईमान है, मैं मेरा वोट अशोक गहलोत को दूंगा। आप देखिए इस तरह का माहौल है जिसने लाभ लिया है, हर आदमी लाभ के साथ कांग्रेस के साथ है, क्योंकि कांग्रेस ने काम किया राजस्थान में, कांग्रेस ने एक सीरियसली सरकार दी है। कांग्रेस ने आप ये देखिए पिछले 5 साल में कहीं कोई दंगा, कहीं कोई प्रसाद, कहीं किसी तरह की कोई, राजस्थान में जिस तरह की अमन चैन शांति रही, राजस्थान में जिस तरह की व्यवस्था रही, राजस्थान में जिस तरह से मतलब राजस्थान केंद्र सरकार ने हर बार राजस्थान सरकार को गिराने का प्रयास किया, हर बार ईडी इनकम टैक्स और सीबीआई के माध्यम से सरकारों को ट्रैप करने की कोशिश की, लेकिन सरकार कहीं भी बिजली पैसा रहा है, उसका पब्लिक पैसा रहा है। देखिए मैं बताऊंगा योगेंद्र जी, भारतीय जनता पार्टी के पास किसी भी तरह का कोई मुद्दा नहीं था। आप ये देखिए कि राजस्थान में सरकार ने अगर चुनाव लड़ा है, बीजेपी ने चुनाव लड़ा है, तो ईडी, इनकम टैक्स और सीबीआई के माध्यम से लड़ा है। आप ये देखिए कि पूरे चुनाव के समय आचार संहिता लगने के बाद ईडी और इनकम टैक्स राजस्थान में अपना कार्यालय खोल के बैठी थी, लेकिन राजस्थान सरकार के खिलाफ या मंत्रियों के खिलाफ इन्होंने जितने आरोप लगाए, आप ये देखिए योगेंद्र जी, इन्होंने दिवाली के समय जब व्यापारिक माहौल था, व्यापारिक व्यवस्थाएं थी, आपने गणपति प्लाजा के लॉकर बंद कर दिए। आप ये देखिए कर्मचारियों को किस तरह से प्रताड़ित किया गया, वो सब चीजें वोट में तब्दील हुई है। चलिए मैं वापस आऊंगा आपके पास में, मैं कुलवाल साहब के पास में जाना चाहूंगा। कुलवाल साहब, मैं एग्जिट पोल पे आप यकीन नहीं करते हैं, लेकिन एक्सरसाइज हर राजनीतिक दल अपनी करता है कि वोटिंग के बाद में जब सब कुछ सामने आ जाता है, क्योंकि अब उस पर कोई असर नहीं होगा, सब ईवीएम में कैद है, थर्ड फ्रंट को लेकर के या बीएसपी को लेकर के कुछ ऐसा आप हमारे सामने कोई आंकड़ा ला सकते हैं कि हाँ बीजेपी का जैसे दावा किया जा रहा है कि सरकार बनाएगी, कांग्रेस का अपना दावा है, आप कुछ कह सकते हैं कि सत्ता की चाबी थर्ड फ्रंट के पास में या बीएसपी के पास में होगी, या इतनी सीटों पर दूसरे लोग आ सकते हैं? योगेंद्र जी, मैंने पूर्व में भी आपके यहाँ पे आया था, आपने बुलाया था, मैंने ये कहा था राजस्थान में जो कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी जो चुनाव लड़ रही है, ये इनकी सीटें 174 ही है। 25 सीटों पे निर्दलीय हनुमान बेनीवाल जी, चंद्रशेखर जी और बहुजन समाज पार्टी, इन 25 सीटों पे ये लोग जरूर जीत के आएंगे। और आप जब आपके सामने रिजल्ट आ जाए उस दिन देखना कि ये 174 पे भारतीय जनता पार्टी कांग्रेस लोग चुनाव लड़ रहे हैं। सवाल है, अभी दोनों पार्टियों के लोग ये बोल रहे थे
कि हम कार्यकर्ता को बुला के, उन नेताओं को बुला के, जो एमएलए जो चुनाव लड़ रहे हैं उनको बुला के पूछताछ की है। इनसे ये तो पूछो कि आपके कार्यालय में कौन घुस सकता है। आपके कार्यालय में तो कार्यकर्ता तो है ही नहीं, आपके तो कार्यालय में बाउंसर रखे हुए हैं आप लोगों ने, कोई जा ही नहीं सकता इनके कार्यालय के अंदर। दोनों के ऑफिस में, इन दोनों के ऑफिसों की स्थिति है साहब। ये इनके ऑफिस के अंदर ये अपने दिल पे आते के पार्टी के प्रति वफादार है, उसमें तकलीफ नहीं है, पर सच में बोल रहा हूं उसमें मना कर दे कि ऐसा नहीं था। इन दोनों ऑफिसों के अंदर इन्होंने 20-20, 25-25 बाउंसर रखे हुए थे। कोई इससे मिलना नहीं चाहता कोई व्यक्ति। ये सिर्फ अपने मन की बात को घड़ंत करके जो बोलना चाहते हैं ना, इसको तो 3 तारीख को जनता इनको बता देगी ये किस जगह खड़े हैं और किस जगह खड़े नहीं है। आप क्या बात करोगे, कांग्रेस के ऑफिस में जाता था तो बाउंसर पूछता था किससे मिलना है, पर्ची दे फिर बताऊंगा। एक जो चुनाव लड़ने वाले एमएलए की स्थिति थी, यही भारतीय जनता पार्टी जब इनके खिलाफ इनके एमएलए प्रदर्शन करने लगे तो वहां बाउंसर थे। तो ये फालतू की बातें हैं। ये चुनाव का रिजल्ट 3 तारीख को जो आएगा वो जनता उसको मानेगी और हम सब पार्टियां उसको स्वीकार करेंगे। बिल्कुल, खैर एग्जैक्टली बात यही होती 3 तारीख को। इस वक्त हम बात कर रहे होंगे कि राजस्थान किन हाथों में अगले 5 साल के लिए जा रहा है। 16वीं विधानसभा की तस्वीर क्या होगी राजस्थान में। जो 1862 प्रत्याशी हैं उनमें से कौन 199 प्रत्याशी जीत करके आएंगे और सरकार किसकी बन रही है, ये बिल्कुल निश्चित रूप से हमें यकीन भी 3 तारीख पे ही करना चाहिए। पहले एक वक्त होता था, आज वोटिंग खत्म हो रही है और एक दिन का गैप होता था और अगले दिन काउंटिंग होती थी। कई बार ये भी हुआ है कि आज वोटिंग खत्म, कल काउंटिंग शुरू, और उसी दिन रात तक रिजल्ट पहले बैलेट से जो होते थे, आजकल गैप हो गया। कई राज्यों के एक साथ चुनाव होते हैं, पहले 1 चरण में या 2 चरण में जैसे होता अगले दिन, लेकिन उसमें वोटिंग शुरू हो जाती थी। अभी बहुत गैप और उसके बाद में इंतजार होता है। और इंतजार के दरमियान राजनीतिक दलों के पास में भी रटा रटा एक ही बात होती है, उनका अपना दावा होता है कि सरकार हम बना रहे हैं। कोई भी पार्टी इसे खारिज नहीं करती है, वो चाहे थर्ड फ्रंट की हो, चाहे बीजेपी हो, कांग्रेस और दूसरी पार्टियां हो, सभी राज्यों के हालात एक जैसे ही होते हैं। खैर, लेकिन विजय साहब आपके पास में आना चाहूँगा। आपने कहा कि हमारा एक आधार इस तरह का बना हुआ है। मैं एक बात जरूर जानना चाहूँगा यहाँ पे कि बिना मुख्यमंत्री के चेहरे के बीजेपी इतना कंफर्टेबल रही, तो एक नया प्रयोग था राजस्थान के लिए, क्योंकि आपकी पार्टी के नेता ये बात तो कहते हैं कि देखिए किसी राज्य में हमें लगता है कि चेहरा होना चाहिए तो करते हैं, नहीं होता है तो नहीं करते हैं। उससे कुछ बेनिफिट हुआ है बीजेपी को या फिर नुकसान होता दिखाई दे रहा है? देखो योगेंद्र जी, सबको पता है प्रधानमंत्री जी ने, जो देश के लोकप्रिय प्रधानमंत्री हैं, उन्होंने कहा था कि हम चेहरा नहीं है, हम तो कमल का चेहरा ही हमारा चेहरा है। और जो लोग बात कहते हैं कि मोदी जी का चेहरा, मोदी जी ने खुद ने बोला है कि यहाँ पे जो चुनाव लड़ रहा है वो कमल लड़ रहा है, और कमल के फूल पे जो लड़के जीत के आएंगे उन्हीं में से एक चेहरा होगा जो मुख्यमंत्री का चेहरा होगा। तो ये तो क्लियर कट कही है। तो ऐसा कोई मुद्दा नहीं है। हमारे पार्लियामेंट्री बोर्ड बैठेगा और यहाँ के जो हमारे जो जीत के आएंगे वो एक मीटिंग होगी, मीटिंग के अंदर के बाद में वहाँ से जो भी होगा वो प्रस्ताव पास करेंगे और वहाँ पे नाम भेजेंगे, भाई किसका हो रहा है, तो वो नाम आ जाएगा। वो तो आना ही है, बिना मुख्यमंत्री के तो बिना दूल्हे के एक्चुअली कोई बारात जाती नहीं है। बट अगर बारात बन गई, सब कुछ हो गया, जब बट काम होने वाला है ना सरकार बनने के लिए, तो आपको चेहरा देना ही पड़ेगा। वो चेहरा हम देंगे, जरूर देंगे। बट ये हम कमल का फूल हमारा अभी तक चुनाव तक हमारा चेहरा कमल का फूल है। अब बैठ के जो जीत के आएंगे वो डिसीजन लेंगे, डिसीजन लेकर के फिर हमारे पार्लियामेंट्री। अजय जी, आपके पास में आना चाहूंगा। अशोक गहलोत ने पूरी पारी खेली है और मीडिया को और जनता को लगता तो यही था कि चेहरा अशोक गहलोत है, लेकिन चेहरे की बात आपके यहाँ पे भी नहीं आई। कई बार विपक्ष की ओर से पूछा भी गया कि चेहरा कौन है इनके यहाँ पे, तो ये डिस्क्लोज क्यों रखा जबकि अशोक गहलोत सामने थे? अशोक गहलोत ने पूरा कैंपेन किया, स्टार प्रचारक आपके जो थे उनसे भी ज्यादा सभाएं उन्होंने की हैं। देखिए योगेंद्र जी, एक लोकतांत्रिक प्रक्रिया होती है, प्रक्रिया की एक व्यवस्था होती है। विधायक दल की मीटिंग और विधायक दल की मीटिंग में सब मिलकर विधायक मिलकर तय करते हैं। ये कांग्रेस में तय सा था कि अशोक गहलोत फ्री हैंड, देखिए अशोक गहलोत फ्री हैंड सरकार में थे, अशोक गहलोत ने फ्री हैंड सरकार चलाई थी और अशोक गहलोत ही हमारा एक चेहरा थे। और अशोक गहलोत के चेहरे के माध्यम से, प्रदेश अध्यक्ष के चेहरे के माध्यम से हमने चुनाव लड़ा है। और आप ये देखिए कि हमारे जो भी है सब कुछ क्लियर था, लेकिन फिर भी एक लोकतांत्रिक व्यवस्था की एक प्रक्रिया है, प्रक्रिया का कांग्रेस पार्टी करती है। और अभी जो विजय जी कह रहे थे कि हमारा कमल का फूल ही उम्मीदवार था, तो ये कमल का फूल तो एक चुनाव चिन्ह है। आप ये देखिए व्यक्ति कौन था, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उम्मीदवार थे और इनका
कमल का फूल था। आप ये देखिए कि हर जगह राजस्थान में इनके पास एक भी योग्य उम्मीदवार नहीं था। आप ये देखिए प्रधानमंत्री खुद ये कह रहे थे नरेंद्र मोदी का चेहरा और कमल के फूल का निशान, यही इस कांग्रेस की मतलब भारतीय जनता पार्टी की थीम थी और इसी थीम के तहत इन्होंने चुनाव लड़ा। आज सांसदों को चुनाव लड़ाया, मतलब उनको प्रमोशन दिया या डिवोशन दिया, ये बात समय बताएगा। अभी मुझे लगता है कि ये सरकार नहीं बनने पे हो सकता है उनको पार्षदों का भी चुनाव। अजय जी हमारी पहली जो हमारी लिस्ट आई थी और वो एक सीट हमने जीती हुई थी, सिर्फ विद्याधर नगर, बाकी की सीट हमने, उसके लिए भी आपको आपकी सीट के लिए जो आपको नेक्स्ट डे आने वाली थी ना, 6 दिन लिए आपने उसके बाद में, तो आप ये मत कहो कि हमारे पास प्रत्याशी नहीं थे। हमारे पास प्रत्याशी मजबूत थे, इसलिए आपको सोचना पड़ा। आपके पास प्रत्याशी नहीं थे, एक तुल्लगी फरमान था, जैसे नोटबंदी, लॉकडाउन, उसी तरह का। देखिए आपकी सरकार, आपके केंद्र में, आपके केंद्र नेतृत्व उन 8 सांसदों के बाद आपने किसी भी सांसद को उस लिस्ट में शामिल नहीं किया। आपने वसुंधरा राजे को फ्री हैंड दिया, आपने वसुंधरा राजे को मीटिंग में बुलाया, आपने उनको विश्वास में लेके टिकट का बंटवारा किया। आपका केंद्रीय नेतृत्व बैकफुट पे आया और आपने बैकफुट पे आके डिसीजन लिए और आपके सेकंड लिस्ट और थर्ड लिस्ट कब आई है आपके सामने। आप जिस तरह से ओवर कॉन्फिडेंस चल रहे थे, आप कॉन्फिडेंस आपके पास कोई मुद्दे नहीं है। 2016 के बाद में वो तो आप ये देखिए, आपने 2014 से लेके 2023 तक जनता को गुमराह करने का, सिवाय झूठ बोलने का, सिवाय फेक न्यूज के, आप ये देखिए आज सोशल मीडिया के माध्यम से 2020 में किस तरह से जनता के बीच ज्यादा मतों से जीत गए, किस तरह से झूठ फैला रहे हो, झूठ किस बहुमत हमारा है। फैलाने की बात करते हो। सवाल मेरा कुलवाल साहब के पास में जाना चाहूंगा। कुलवाल साहब बात सही कह रहे हैं कि हमें वेट करना चाहिए, लेकिन थर्ड फ्रंट को लेकर के क्या मानना आपका? राजस्थान की जनता स्वीकार करती है इसे, या फिर सबसे बड़ी बात है कि कैंडिडेट कौन है उस पर लोग मोहर लगाते हैं? देखिए योगेंद्र जी, सवाल थर्ड फ्रंट का जहाँ आप बोल रहे हैं, राजस्थान में बहुजन समाज पार्टी लगातार 6 इलेक्शन हम लोगों ने लड़े आज तक राजस्थान में, और बहुजन समाज पार्टी थर्ड फ्रंट के रूप में हमेशा सामने रहती है। मगर ये जो दोनों पार्टियां, जो पूंजीपति पार्टियां हैं, ये हर बार को ऐसे आदमी को लाके हमारे सामने खड़ा कर देती है कि वो हमको नुकसान करने का प्रयास करता है। आज देखिए भारतीय जनता पार्टी, कांग्रेस, दोनों ने बहुजन समाज पार्टी के उम्मीदवारों को विधानसभा का चुनाव लड़ाया और अभी भी चार उम्मीदवार, ये दोनों पार्टियां बहुजन समाज पार्टी के आदमी जो निकला था पार्टी से, उन लोगों को ये लोग चुनाव लड़ा रहे हैं। देखिए इन लोगों का कोई ईमान नहीं है, इनका एक ही ईमान है कैसे चुनाव जीते और कैसे हम सरकार बनाए। इनको देशभक्ति से कोई मतलब नहीं है, राष्ट्रभक्ति से कोई मतलब नहीं है। ये बेवजह की बातें करते हैं कि मोदी जी पहले कहते हैं कि कुछ नहीं, आपको जो वोट देना सीधा मोदी के पास आएगा। अब ये हमारे भाई हैं, ये बोले नहीं साहब कमल के फूल को वोट देंगे। अरे भाई आप पहले घर में तो फैसला कर लो कि मोदी के नाम पे वोट डालेगा कि कमल के फूल के नाम पे वोट डालेगा। आपको तो यही ज्ञान नहीं है, तो पहले आप ये ज्ञान लेके आओ, उसके बाद आया करो यहाँ, तो अच्छा लगेगा। अच्छे जवाब जनता को जवाब दो। चलिए मैं माफी चाहूंगा, मैं रोकना चाहूंगा। खैर 3 दिसंबर को जब परिणाम आएंगे, यकीन उसी पे करना चाहिए। वही एक्चुअल आपकी काउंटिंग के बाद में जो रिजल्ट आएगा उसी से सरकार बनेगी। तमाम जो कवायद हैं, एक स्पेस भरने की वजह मानिए कि आप एक जो बीच का एक गैप है उसे कैसे भरा जा सकता है। एक चर्चाओं का एक माहौल बना रहे, ये बस उसी के इर्द गिर्द है। कुछ लोग एक्सरसाइज भी करते हैं, मैं उसे खारिज नहीं करता। जब वोटर बाहर निकलता है, एग्जिट का मतलब वोट दे चुके हो आप, और उसके बाद की क्या ओपिनियन है लोगों की, उस बात को लेकर के एक सैंपल सर्वे होता है, उसके जरिए पब्लिक के बीच में लेकर के जाते हैं, जिसपे चर्चाएं होती हैं, बहस होती हैं, कई सरकारें बन जाती हैं कुछ घंटों के लिए, दिन के लिए। उसके बाद में आना तो वहीं पड़ता है जो एग्जैक्टली रिजल्ट जो होता है उसी के ऊपर, जिसे हम काउंटिंग कहते हैं, सरकार की तरफ से कराई जाती है। यानी कि सरकारी जो स्ट्रक्चर है उसके जरिए कमीशन जो कराता है, यकीन उसी पे करना चाहिए। चलिए बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का, और बड़ी खबर जो हमारा सत्ता का महासमर है उसमें इतना ही। दीजिए इजाजत, नमस्कार।